बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत तेज़ी से चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही है। रात को इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से एक शुबा ज़ाहिर किया गया था। एक आला सतही मीटिंग हुई थी और उसमें मुबैना तौर पे जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने मना कर दिया और किसी ने हामी नहीं भरी कि वो दाखिल होगा ज़मान पार्क में और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की हामी भरेगा। तो पुलिस अफसरान ने जब ये नहीं किया और कारकुन बहुत छोटे से नोटिस पर चंद मिनटों में, बारिश के बावजूद, शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँच गए। लोग अपने बच्चों को ले आए, ख़वातीन वहाँ पे पहुँच गई, बुज़ुर्ग वहाँ पे पहुँच गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी और वो तैयार थे किसी भी किस्म की चीज़ के मुकाबले के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो गिरफ्तार नहीं करने देंगे इमरान खान साहब को। तो फिर कुछ हलकों में बहुत शदीद इज़्तिराब और गुस्सा था, तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करने के लिए एक FIR सामने आई है। उन्हें पेश किया गया आज कैंट कचहरी में और वहाँ से उनका एक राहदारी रिमांड हासिल किया गया और फिर इस्लामाबाद के लिए उनको रवाना करना था। उनका मेडिकल करवाया गया। ये सारी चीज़ें चल रही थी तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस टेकअप हुआ। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं फवाद चौधरी के, वो लोग पहुँचे और अदालत ने हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को फौरी तौर पर यहाँ पर पेश किया जाए। ये हुक्म दोपहर के वक्त दिया गया। उस वक्त जो फवाद चौधरी साहब थे वो लाहौर में मौजूद थे, लेकिन फौरी तौर पे अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं, जस्टिस जनाब तारिक सलीम शेख साहब, उन्होंने ये हुक्म दिया था कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि लाइल्मी का इजहार किया गया, जिस पे अदालत बरहम हुई। अदालत ने कहा कि हमें अपना हुक्म मनवाना आता है और उसके बाद पहले फवाद चौधरी को पेश करें, बाकी केस बाद में सुनेंगे। और अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को क्यों पेश नहीं किया जा रहा और शाम को 6 बजे दोबारा IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब किया गया है। जब फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने की कोशिश की गई तो जगह जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज कर रहे थे। GT रोड पे बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हो रहा है। झेलम जो है उसको वहाँ के शहरियों ने बंद कर दिया है, खासतौर पे GT रोड को बंद कर दिया है। रावलपिंडी में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, फैसलाबाद में एहतजाज हो रहा है, बाकी शहरों में एहतजाज शुरू हो चुका है, जबकि लाहौर में बहुत सारे मकामात पे एहतजाज हो रहा था। मोटरवे के ऊपर कुछ जगहों पे लोगों ने रोकने की कोशिश की और फरूख हबीब ने बड़ा जिदारी का मुजाहरा किया और कोशिश की टूल प्लाजा के ऊपर पुलिस को रोककर ये समझाने की, यानी उनके साथ 1-2 साथी थे और वो इतनी सारी गाड़ियों और पुलिस के सामने वो डटा रहा शख्स और वो गाड़ियों के सामने खड़ा रहा और वो ये कहता रहा, दुहाइयाँ देता रहा कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी मत कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया है, लाहौर हाई कोर्ट जाइए, अदालत के हुक्म को उसकी धज्जियाँ मत उड़ाइए, हम आपको ये नहीं करने देंगे। और वो शख्स काफ़ी देर तक रोकता रहा। बहरहाल पुलिस क्योंकि ताकत में ज़्यादा थी, उन्होंने धक्के वक्के दिए और वहाँ से जगह बनाकर फरूख हबीब को धकेल कर फवाद चौधरी को लेकर फिर वहाँ से रवाना हो गए। फवाद चौधरी जब अदालत में मौजूद थे तो काफ़ी मजबूत नज़र आए, मुस्कुराते हुए और पुरअज़म नज़र आए, डरे हुए नहीं थे, घबराए हुए नहीं थे। और वो ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तैयार हैं। उन्हें पहले से आइडिया था कि जब वो दोनों असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो ये जो सहूलतकार हैं या जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं वो अपने मोहरों को इस्तेमाल करते हुए एक मरतबा फिर उनके लिए ज़मीन तंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका पॉलिटिकल फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। फवाद चौधरी एक हीरो की तरह नज़र आ रहे थे लोगों को और उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त स्टेचर बड़ा है, जिस जुर्रत के साथ वो अदालत में थे, जैसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इतनी पुलिस मेरे पीछे लगाई है जैसे जेम्स बॉन्ड को पेश कर रहे हैं, मेरा राहदारी रिमांड नहीं बनता, मेरा मेडिकल भी करवाया जाए, मुझे दहशतगर्दों की तरह अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि ये अशराफिया हमारे मुल्क को नहीं चलने देगी। अगर ये बगावत है तो पूरे 22 करोड़ अवाम को ये बगावत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जारी रखेंगे। उनका कहना था जो मुकदमा हुआ है उस पर फ़ख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। कहा जा रहा है मैंने बगावत की है, मैं साबिक वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे इज़्ज़त और एहतराम के साथ ट्रीट किया जाए। मेडिकल उनका करवाया और उसके बाद उनको किया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब कर दिया है और 6 बजे उन्हें कहा है कि आप फवाद चौधरी को लेकर पेश हों। यानी जो मजाक उड़ाया गया कानून के साथ और अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, अल्टीमेटली आपके पास जो रास्ता होता है वो अदालत का ही होता है। जितना मर्जी जुल्म और ज्यादती हो रही हो, आपको रिलीफ अदालत से ही मिलता है और अदालतें अगर आपको इंसाफ दे रही हैं तो फिर नाइंसाफ़ी करना मुमकिन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ताकतवर हल्के जो हैं वो आपे से बाहर हैं और ऐसा लगता है कि पुलिस ये जानती है कि हुक्म अदालत का नहीं कहीं और से चलता है और ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं और से आने वाले हुक्म की ही पीछे चल रही है। मातहत पुलिस वाले बड़े बदमज़ा थे, खुशी से तो वो ये काम नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि आप समझते हैं कि यहाँ पे ताकत के मेयार मौजूद हैं और वो ताकत की लोग पूजा करते हैं,
और ताकतवर जो हैं वो अपनी ताकत को, अपने मसल्स को चेक करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, लेकिन इस मर्तबा अवाम रास्ते में खड़ी है। जमान पार्क जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए। पुलिस ने जेल रोड से, दीगर जगहों से जमान पार्क जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं और बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहले ही जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं और मजीद कारकुन भी जमान पार्क की तरफ पहुंच रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में भी कारकुन बहुत बड़ी तादाद में गए थे। अब वहां पे क्या होता है वो मैं बाद में आपको रिपोर्ट करता हूं, लेकिन इस वक्त तक लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पेश करने के लिए फवाद चौधरी साहब को वापस लाने का क्या स्टेटस है, ये खबर थोड़ी देर में आ जाएगी, वो खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि जो गद्दारी और बगावत का मुकदमा है ना, ये कोई आमतौर पे पाकिस्तान में होता नहीं है। इन मुकदमात का मुद्दई कोई और होता है और बनता कोई और है। अरशद शरीफ पे गद्दारी के और बगावत के मुकदमे थे, एक्चुअली मुद्दई कोई और था, मुद्दई बने कोई और थे। वो तो मनशियात फरोश टाइप के लोग थे जो मुद्दई बने थे। इसी तरह मेरे साथ भी ऐसे ही मुकदमात हुए, साबिर शाकिर पे हुए, समी इब्राहिम पे हुए और बहुत सारे लोगों पे। बगावत और गद्दारी के मुकदमे का जो कॉपीराइट है ना, वो किसी बहुत, आपको पता है कि ताकतवर लोगों के पास है। ये उनका कॉपीराइट है और वो ये मुकदमे पाकिस्तान में करवाते हैं, चाहे किसी भी करवाएं। पहले भी होते रहे, हम लोग पहले लोग नहीं है जिन पे मुकदमे हो रहे हैं, पहले भी होते रहे। और यही बगावत का मुकदमा जो है वो अब सियासतदानों के ऊपर भी करवाया जाता है। और कहा यह गया है कि फवाद चौधरी साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन है, उनको मुंशी कहा है। इलेक्शन कमीशन को किसी का मुंशी करार दिया है, इसके ऊपर यह मुकदमा हो गया है। अब इसके ऊपर कैसे मुकदमा हो सकता है और इसमें कौन सी दफा लगेगी और कैसे कार्रवाई होगी, ये सोचने वाली बात है। वैसे जो मतन है उसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने यहाँ रहना, आपकी नौकरी जो है वो छोटी होती है और आप लोगों ने चले जाना होता है। तो ये बात तो पाकिस्तान के जर्नैलों को आसिफ अली जरदारी ने कही थी कि तुमने 3 साल के लिए आना है, हमने यही रहना और हमेशा रहना है, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान के जर्नैलों को आसिफ अली जरदारी ने कहा था। कोई मुकदमा नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं हुआ। तो एस्टेब्लिशमेंट के जो लाडले होते हैं ना, वो कुछ भी कहते रहें, वो गिरफ्तार नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज सुनाता हूं, ये जरा सुने आप। ये जनाब राणा सनाउल्लाह साहब हैं और ये क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए आप उनके खिलाफ दामाद करें। अच्छा, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी, आईजी को भी, सबको इसी तरह की गंदी गंदी धमकियां दी थी राणा सनाउल्लाह साहब ने। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र बने हुए थे, तो राणा सनाउल्लाह साहब एक दौर में वो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र नहीं थे, तो उनके ऊपर जो है वो उस वक्त मनशियात का एक पर्चा बनाकर, एक वकूआ जाली बनाकर उन पर डाला गया था। फिर यही राणा सनाउल्लाह हैं, इनको एक दफ़ा उठा लिया गया था, इनकी टेंट कर दी गई थी और इनकी भवें भी काट दी गई थी और इनको बड़ा रुसवा किया गया था और ये उसी हालत में असेंबली पहुंच गए थे। बहुत मुश्किल वक्त राणा सनाउल्लाह साहब ने गुजारा है माजी में। लेकिन अभी क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं, तो ये कुछ भी कहते रहे, जजेस को धमकियां दें, कुछ भी कहें, तो इनके ऊपर जो है, और उनको निशान इबरत बनाने की लोगों को बात करें और घेराव करने की बात करें, तो इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन दूसरी जानिब से कोई शख्स इलेक्शन कमीशन की ज्यादती पर भी बात करे या तनकीद करे, तो तनकीद करने के ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं इस मुल्क में। यानी कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि तनकीद करने वालों पे बगावत के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब मजीद गिरफ्तारियों का प्लान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैंट को बंद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए जो कैंट कचहरी जाना चाहते थे फवाद चौधरी साहब की पेशी के मौका पर। यानी वहां पे बहुत भारी तादाद में लॉ इन्फोर्समेंट खड़ी थी और उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और वहां पे लोग पूछ रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, तो क्या कंटोनमेंट का इलाका जो है वो कोई और मुल्क है, किसी और जगह पे है? और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जाना चाह रहे थे अदालत में पेशी के मौके पर, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे, उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं था? तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है जो पाकिस्तान में हो रही है। कुछ जो भिखारी दानिश्वर हैं वो इसके ऊपर अजीब अजीब वजूहात पेश कर रहे हैं। वो इसको जोड़ रहे हैं करप्शन के मुकदमात में गिरफ्तार होने वालों के साथ। देखिए, इसको समझिए। कोई शख्स अगर करप्शन में गिरफ्तार हुआ, उसने मुल्क को लूटमार की, उसमें गिरफ्तार हुआ, तो भाई वो ठीक गिरफ्तार हुआ है। मैं आज भी कहता हूं सही गिरफ्तार हुआ है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे आम आदमी, चाहे कोई भी है। जिसने करप्शन की गिरफ्तार करो, जिसने लूटमार की गिरफ्तार करो। लेकिन इजहार की आजादी के ऊपर गिरफ्तार करना यह गलत है। यानी आजादी इजहार राय पे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। बोलने के ऊपर, तनकीद करने के ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं बगावत के और गद्दारियों के मुकदमे दर्ज करवाते हुए। जबकि दूसरी जानिब जो दानिशमंद है, बहुत सारे भिखारी, वो ये साबित करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को साथ मिला लें। निहाल हाशमी की गिरफ्तारी बाकायदा मुकदमा चढ़ने के बाद हुई थी।
ट्रायल का हक दिया गया था, रातों रात ऐसे उठा नहीं लिया गया था जैसे फवाद चौधरी को उठाया गया। तो इन दोनों केसेस में बड़ा फर्क है। और कुछ लोग जो है वो इरफान सिद्दीकी के और दीगर लोगों के मामला भी पेश कर रहे हैं। तो इरफान सिद्दीकी एक सहाफी हैं, जब वो गिरफ्तार हुए थे तो इमरान खान ने ओन नहीं किया था। याद रखिए, इमरान खान की दौरे हुकूमत में सहाफियों के साथ जितना जुल्म होता था, शदीद तरीन दबाव के बावजूद, उन सहाफियों से मुखालफत के बावजूद इमरान खान साहब उस जुल्म को ओन नहीं करते थे। उन्होंने नहीं कहा कि अब सारा आलम को ठीक गोलियां लगी हैं। उन्होंने नहीं कहा कि मुतीउल्लाह जान को दुरुस्त उठाया गया और सही फेंटा लगाया गया। उन्होंने नहीं कहा कि इस बंदे के घर में घुस के जो हरकत की गई है ये सही की गई है। उन्होंने नहीं कहा कि इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी पे मैं बड़ा खुश हूं और ये बिल्कुल ठीक हुआ है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं लोगों के प्रोग्राम बंद करवाना चाहता हूं और मैं इसको ओन कर रहा हूं। हामिद मीर ने अपने मुंह से कहा कि इमरान खान ने मेरे प्रोग्राम बंद नहीं करवाया, मेरा प्रोग्राम तो बंद करवाया किसी और ने, बहुत ताकतवर हल्कों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने बंद करवाया। इमरान खान की क्या जरूरत थी? लेकिन जब डील होगी तो कहा कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इमरान खान था, ये गुनाहगार है, इससे मैं जवाब लूंगा, इसको देना पड़ेगा। तो कार्रवाई वही डालते हैं। इमरान खान के दौर में भी वही ताकतवर लोग कार्रवाई डालते थे, आज पीडीएम के दौर में भी वही ताकतवर लोग कार्रवाई डाल रहे हैं। फर्क पता क्या है कि इमरान खान के दौर में इस कार्रवाई को ओन नहीं करती थी गवर्नमेंट, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस तरह की फाशिस्ट हथकंडों को और इन कार्रवाइयों को ओन करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो करप्शन में पकड़े जाएं, चोरी डकैती में पकड़े जाएं, लूट मार में पकड़े जाएं, मुल्क का पैसा खाने में पकड़े जाएं, उनका केस अलग है। उसको इसके साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वो तो एनआरओ लेके भाग गए हैं, उनके ऊपर तो केसेस बनने चाहिए, उनको गिरफ्तार करके लूट का पैसा बरामद करना चाहिए। हाँ, मैं हामी होऊंगा सख्त अगर चौधरी फैमिली के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनसे लूटमार का पैसा बरामद किया जाता है तो बहुत अच्छा काम किया जाएगा। फवाद चौधरी की कोई करप्शन निकाले, उसके अंदर उसको गिरफ्तार करें, लेकिन आजादी इजहार राय पर वो बंदा आपको सूट नहीं कर रहा, उसका पॉलिटिकल बयानिया, तो इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ताकतवर हल्के मुतहरिक हो जाएंगे। तो ये ज्यादती और ये गलत है और ये आजादी इजहार राय के खिलाफ है, जिसके लिए हमेशा हम आवाज उठाते रहेंगे। पहले भी उठाते रहे थे, आइंदा भी उठाते रहेंगे। आसिफ अली जरदारी ने इससे ज्यादा सख्त बातें की हुई है, नवाज शरीफ ने की हुई है, राना सनाउल्लाह ने हाल ही में की हुई है, पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं अब इस वक्त, लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिए थे तब वो वजीर दाखिला नहीं थे। अब ये प्लानिंग जो की गई है, मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी और ये प्लानिंग उन्हीं लोगों ने की है जो लोग माजी में इसी किस्म की प्लानिंग करके पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारों में दूरियां पैदा करने का बीज बो चुके हैं। ये वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि अकल कहीं घास चरने गई हुई है, या मुझे ऐसा लगता है कि, और ये मैंने सुना है हमेशा से, कि ताकत जो है बाज़ औक़ात ताकत का नशा अकल को खा जाता है। तो ऐसा ही लग रहा है कि ताकत का नशा जो है वो अकल को खा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क के लोगों से इदारों को दूर कर देना किसी किस्म की अकलमंदी नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लोग अब गिले और शिकवे कर रहे हैं और लोग नाराज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो है वो अब एक बाकायदा प्लानिंग शुरू कर दी है और वो इस पे आने वाले दिनों में काम करेंगे। याद रखिएगा, अगर जेलें भरने पे आ गई ना एक पॉलिटिकल पार्टी, तो इस वक्त इस पॉलिटिकल पार्टी में मुझे जो दिखाई दे रहा है, अब कम से कम भी 1 लाख बंदा तो तैयार होगा जो कहेगा कि हम जेल में चले जाते हैं। और इतने बंदे को 24 घंटे जेल में नहीं रख सकता पूरा निजाम, कैपेसिटी नहीं है। अगर 10,000 बंदों ने भी गिरफ्तारियां दे दी ना और उन्होंने आकर कहा कि हम गिरफ्तार होना चाहते हैं, बोरिया बिस्तरा उठा के आ गए कि हम जेलें भरने के लिए आ गए, तो ये निजाम उनको 24 घंटे भी नहीं संभाल पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इकोनॉमी की हालत चेक करें, डॉलर 230 का इंटरबैंक में हो गया, आज फिर बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है लगातार, और उसकी रियल प्राइस जब आएगी तो लोग परेशान हो जाएंगे। लगातार पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेंट पड़ रहा है, आईएमएफ से आपके मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, तजर्बाकारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए अब ये फाशिस्ट हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन ये हथकंडे उल्टे पड़ जाएंगे अगले इलेक्शन में। 25 मई को जुल्म किया था, 17 जुलाई को इलेक्शन के अंदर 80% शिकस्त हो गई थी। अब दोबारा जुल्म करेंगे तो अगले इलेक्शन में कैसे जाएंगे? मुझे लगता है कि कोई भी कुछ भी नहीं सीख रहा। ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को टूटने से कुछ सीखा, ना लोगों के शिकवे और गिलों से कुछ सीखा, बल्कि अपनी जिद और अना के हाथों मजबूर होकर लगातार उसी रास्ते पे चल रही है जो रास्ता पाकिस्तान को मेरी दानिश में तबाही की तरफ लेकर जाएगा और खराबी की तरफ लेकर जाएगा। और पीडीएम वालों को तो समझ ही नहीं आ रही, इलेक्शन में जाते हैं फिर मार पड़ती है, नहीं जाते फिर मार पड़ती है, आईएमएफ के पास जाते हैं फिर मार पड़ती है, नहीं जाते फिर मार पड़ती है। तो वो तो बहुत ही बदमजा है, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही। केसेस उनके जो खत्म हुए हैं वो एक ऑर्डर से वापस सारे बहाल हो जाएंगे, कुछ उनको समझ नहीं आ रही, वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उसको तो समझ आ रही है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है और उसकी पाकिस्तान क्या कीमत चुका रहा है। बहरहाल मर्जी है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।